नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या और नगरीकरण का और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो अंतिम जनगणना रिपोर्ट 2011 थी उसके संदर्भ में जो जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, दशकी जो जनसंख्या वृद्धि होती है, उन सभी में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। इवन उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो स्टेट आप देने जाते हैं एग्जामिनेशन, वह स्टेट अपनी जनसंख्या रिपोर्ट, जनसंख्या के बारे में क्या करता है, क्वेश्चंस जरूर अपने पेपर्स में सम्मिलित करता है। तो आपको भी उत्तर प्रदेश जनसंख्या और नगरीकरण को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे विगत वर्षों में तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस 2-3 की संख्या में ही आते हैं, लेकिन हमेशा हर प्रश्न पत्र पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण से प्रश्नों का समावेश किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो है कहाँ पर। ये हमारे भारत के इस क्षेत्र में है। ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ है, क्योंकि कोई भी प्रदेश का जब अध्ययन किया जाता है तो उसका एक्यूरेट लोकेशन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपको एक्यूरेट लोकेशन उसका नहीं पता है तो वह प्रदेश के अध्ययन करने में आपको हमेशा क्या होगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैप से ईजिली आप विषय वस्तु के बारे में क्या कर सकते हैं, सहजता से सीख जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश है कहाँ। ठीक है। तो आपने लोकेशन देख लिया, यह जो है आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का अध्ययन करते समय कुछ जो बेसिक चीज़ें होते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका जनसंख्या ही पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताता चल रहा हूँ। तो उसके जो आपके पूर्वी क्षेत्र होता है, उसका जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, उसका जो उत्तरी क्षेत्र होता है और उसका दक्षिणी क्षेत्र होता है। ठीक है ना। आपका पूर्वी, आपका पश्चिमी, आपका उत्तरी और आपका दक्षिणी, ये सारे क्षेत्रों के बारे में आपको क्या होना, पूरा पता होना चाहिए। वर्तमान में कितने ज़िले हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की गणना हो रही थी 2011 में, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, उस समय जिलों की संख्या थी 71। ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं, 75 हैं। ठीक। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जितने भी इस आपके ज़िले हैं वो आप ज़रूर देख लें एक बार लोकेशन की, भाई आगरा कहाँ पे है, सुल्तानपुर कहाँ पे है, इलाहाबाद कहाँ पर है। ठीक है ना। इसके बाद बलिया। तो आप कहेंगे सर इसको क्यों हम करें। देखिए, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्योग्राफी के प्रश्न बनते हैं तो वो स्टेट से भी प्रश्न पूछते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया मध्य प्रदेश से किन किन जिलों की सीमा लगती है, राजस्थान से किन किन जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा से किससे लगती है, उत्तराखंड से कितने लगती है, नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है, बिहार से कितने की लगती है, झारखंड से कितनों की लगती है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला जो है उत्तर प्रदेश का जो मैं आपको बता रहा था, ये मैप आपको बहुत ही मदद करेगा। जैसे बिहार से कितने ज़िले लग रहे हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, आपको पता रहना चाहिए। झारखंड से कितने लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कितने लग रहे हैं, मध्य प्रदेश से कितने टच कर रहे हैं, राजस्थान से कितने टच कर रहे हैं, हरियाणा से कितने ज़िले आपके टच कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से कितने, और दिल्ली और एनसीआर का जो रीजन है उनसे कितने ज़िले टच कर रहे हैं। उत्तराखंड के समीप जितने भी हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सारे की सीमा, और नेपाल से कितने जिलों की सीमा लग रही है, जैसे पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको वहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं कलेक्ट करके ढेर सारी किताबों से मैंने क्या किया, यहाँ पर डाला हुआ है। इसको एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देते समय आपको उसके निकटवर्ती जितने भी ज़िले और किन किन राज्यों से उसकी सीमा लगती है उसके बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा और नॉलेज बचता है जो होता है उसके क्षेत्रों के बारे में।
कभी कभी इन क्षेत्रों को इनके नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे ये आपको देखेंगे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो ब्रज, ठीक है, ये आपका अयोध्या का साइड का क्षेत्र अवध क्षेत्र के नाम से जानता है। ये जो आपका दक्षिण का क्षेत्र है बुंदेलखंड के नाम से जाता है। ये गोरखपुर के आसपास का जितना ये पूरा गोरखपुर से उधर का सब पूर्वांचल कहा जाता है, ठीक है ना। और इधर जब झारखंड और बिहार के साइड का ये जो कॉर्नर का एरिया है इसको बघेलखंड के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो कभी कभी खंड वाइज भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े। कहा जाता है कि भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में संपन्न हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसकी विधिवत मतलब एकदम इसकी शुरुआत जो करने का श्रेय जाता है वो लॉर्ड रिपन को जाता है। 1881 में इन्होंने क्या किया, उसको विधिवत किया। 1872 से लगातार अब तक कितनी हो चुकी है, 15 बार क्या हो गई, एक जनगणना हो चुकी है। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी जनगणना हो चुकी, तो अब तक ये कौन सी है, 7वीं जनगणना है। आपको पता होना चाहिए कि देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, और इसकी जनसंख्या ब्राज़ील से क्या है, अधिक है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर देते हैं, अगर 1 मिनट के लिए मान लें, और उसको एक देश बना देते हैं, तो जनसंख्या के मामले में चीन के बाद भारत का नंबर आएगा, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नंबर आएगा, फिर इंडोनेशिया का नंबर आएगा, और आपका इसके बाद किसका नंबर आएगा, उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। सोचिए इसकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य इस तरह के भी क्वेश्चन उसने क्या किए हैं, पूछे हुए हैं विगत एग्जामिनेशंस में, तो इसलिए आपको ध्यान ये भी रखना है। भारत की कुल आबादी का लगभग 16.50% उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मतलब अगर भारत में अगर पूरे भारत में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से 16.5 लोग कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश। ऑब्वियसली है, जब देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा रहेगी भी। क्षेत्रफल के अनुसार ये क्या है, 5वें स्थान पर है, ठीक है। आपको मैंने मैथ भी दिखाया था। क्षेत्रफल के क्रम में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आपका आता है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5वां स्थान है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा, अगर आप कहें कि देश की पूरी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश को, उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्या है, 6वां हिस्सा है, ठीक है ना। फिर है उत्तर प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का क्या है, दूसरा स्थान है। अगर देश में अगर शहरी जनसंख्या के मामले में भी देखा जाए तो दूसरे स्थान पे कौन सा प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश। तो भैया फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र आता है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश आता है। ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में क्या है, प्रथम स्थान है, फर्स्ट रैंक है। अगर ग्रामीण जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, फर्स्ट है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि एक पुरुष या स्त्री जो अपने, कहा जाता है कि हमारी जो उम्र की कैलकुलेशन होती है वो 100 के आस मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में कहाँ कौन 100 साल तक जी पा रहा है, क्योंकि लोगों का खान पान, उनकी दैनिक दिनचर्या में जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो जीवन प्रत्याशा है वो है 62.7 वर्ष, मतलब औसत, जिसमें सभी लोगों का क्या है, मिला जुला है, पुरुष और महिला। लेकिन पुरुष की जो है औसत प्रत्याशा 61.8% है, और महिलाओं की औसत प्रत्याशा है 63.7। अब यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की औसत प्रत्याशा कम है। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की औसत प्रत्याशा अधिक है। तो स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता, अगर आप बेसिक नॉलेज आपका क्लियर है तो हाँ आपको पता रहेगा कि औसत प्रत्याशा के मामले में महिलाओं जो हैं वो पुरुषों से क्या हैं, ज़्यादा हैं उनकी प्रत्याशा। वो 63 वर्ष, 63.5 के लगभग 63.7 वर्ष तक जिंदा रहती हैं,
और पुरुष 61.8 वर्ष में ही क्या हो जाते हैं, उनका औसत है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग मर जाते हैं। औसत मतलब क्या होता है, किसी की उम्र ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, उनका सबको मिला करके एक औसत उनका क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका बनता है कि सर्वाधिक आबादी वाले जिले। तो सर्वाधिक आबादी वाले ज़िले उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थान आता है आपका इलाहाबाद का, जिसको आप वर्तमान में क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब जनगणना की गई थी तब तो प्रयागराज नाम अस्तित्व में था ही नहीं, प्रयाग नाम अस्तित्व में तो अभी आया है। लेकिन अगर एग्जामिनर प्रयागराज भी दे देता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपने प्रश्न को एकदम सही कर करके आइएगा। तो पहला स्थान आता है आपका इलाहाबाद का, दूसरा स्थान आता है मुरादाबाद का, तीसरा स्थान आता है गाजियाबाद का, और चौथा आजमगढ़ का, और पांचवा लखनऊ का। यह क्रम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रश्न अब आ रहा है एग्जामिनेशन में, तो उसको पता है कि उसको इलाहाबाद बच्चे पहनते हैं, तो वो पूछता है कि दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, या पूछ लेगा कि क्रम लगाइए। तो क्रम में अगर आप इलाहाबाद जानते हैं ठीक है, लेकिन मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल नहीं पता है तो आप क्रम नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इस पर जरूर आपको क्या कहना याद होने चाहिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य से जो है इलाहाबाद नंबर 1 पे है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम आबादी वाले ज़िलों की संख्या के अनुसार अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम सबसे पहले है आपका महोबा, फिर है आपका चित्रकूट, फिर क्या है हमीरपुर, फिर क्या है श्रावस्ती, और इसके बाद क्या है ललितपुर। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं। अब देखिए ये जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य था, अब हम किसके परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज में आंकड़ा क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना, अगर आप देखें इलाहाबाद को देखेंगे तो इलाहाबाद तो वहीं पे यथास्थिर है, लेकिन अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे मुरादाबाद है, यहाँ भी ये भी है यथास्थिर है, गाजियाबाद भी है, ये भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे आजमगढ़ जो 4th पोजीशन पे था, लेकिन प्रतिशत के मुकाबले में यहाँ पे आजमगढ़ हट जाता है, यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, कानपुर आ जाता है। ठीक है ना, तो अब यह आंकड़ा क्या है, पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या हो गया है, बदल गया है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, मुरादाबाद में है, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। फर्स्ट पोजीशन पे इलाहाबाद है, दूसरे पे मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। ये आपका क्या हो गया, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये क्या है, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत। हम जनसंख्या नहीं कर रहे हैं, प्रतिशत, क्योंकि यहाँ प्रतिशत से क्वेश्चन आते हैं। महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो अभी इलाहाबाद में है। दूसरे पोजीशन पे आजमगढ़ है, तीसरे पोजीशन पे आपका जौनपुर है, चौथे पोजीशन पे आपका मुरादाबाद है, और इसके बाद क्या है, लखनऊ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए फिर से, आपको याद होना चाहिए इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, और सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिशत है इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे दशकी वृद्धि दर। दशकी वृद्धि दर मतलब होता है कि हर 10 वर्षों के उपरांत आपकी जनसंख्या का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो जनसंख्या का जब मूल्यांकन होता है तो 2001 में जनगणना की गई थी, इसके बाद 2011 में जनगणना की गई। अब 2001 से 2011 के बीच में कौन कौन सी चीज़ें बढ़ी और कौन कौन सी चीज़ें घटी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे दशकी जो वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश की जो दशकी वृद्धि दर थी वो 20.22% थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको जरूर याद है। अगर और इसकी तुलना कभी कभी भारत के राष्ट्रीय औसत, ये राष्ट्रीय औसत मतलब क्या होता है, भारत मतलब पूरा संपूर्ण भारत का जो वृद्धि दर है वो था 17.7%। ठीक, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, कभी कभी तुलनात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अब यह जो 20.22% है तो पुरुष का जो दशकी वृद्धि दर है वो 19.31% है और महिलाओं का 21.23% है। यह भी प्रश्न आपका क्या कहता है, पूछा जाता है कि दशकी वृद्धि दर में पुरुष का कितना प्रतिशत था और महिलाओं का कितना प्रतिशत था। ठीक है ना,
अब पूछेगा कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की अनुसार या उसकी दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा पोजीशन है, तो उसका पोजीशन क्या है, 15th पोजीशन से, 15वां स्थान है। यह भी आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 बार अगर आप वीडियो को सुनेंगे, 2-3 बार, तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे हमको उत्तर देना है। अब पूछता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले। अब यह भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा भैया 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पोजीशन पे आपका गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच और बलरामपुर। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिलों में सबसे पहले आएगा, जहाँ पे सबसे कम हुई, कानपुर। इसके बाद ये क्या है, ये कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहा है, फिर हमीरपुर, इसके बाद आपका बागपत, इसके बाद फतेहपुर और इसके बाद क्या है, देवरिया। कम से कम 5-5 जिलों का डाटा लिया गया है, क्योंकि अगर क्रम लगाने को आए तब भी आपका गलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन में अगर केवल मात्र 3 भी पढ़ के जाते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लिंक अगर आप बना के उसको ध्यान रखेंगे, 5 अगर रखेंगे तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में अगर आप 3 भी पढ़ के चले जाते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या में क्या होता है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। अब देखते हैं कि भैया ग्रामीण जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा, इलाहाबाद। देख रहे हैं इलाहाबाद कई जगह फर्स्ट पोजीशन। मैं आपको अभी लास्ट में जब इसका समरी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसकी समरी में कुछ ऐसे जिले जो कई जगह क्या हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हैं। दूसरा आजमगढ़, तीसरा जौनपुर, चौथा सीतापुर और 5वें पोजीशन पे क्या है, गोरखपुर। मतलब ग्रामीण जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, इलाहाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है। अगर आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 तो ज़रूर याद करके जाइए, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे पहले में आता है गौतम बुद्ध, जिसको आप नोएडा कहते हैं, याद रखिएगा, फिर महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूनतम। अब इसी जनसंख्या को हम जब प्रतिशत में बदलते हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले, अब देख रहे हैं डाटा बदल गया, संख्या के हिसाब से इलाहाबाद नंबर 1 पोजीशन पे है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर क्या है, श्रावस्ती नंबर 1 पे। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया था। नंबर 1 पोजीशन पे श्रावस्ती, दूसरे पे कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे आपका गाजियाबाद होगा, फिर लखनऊ होगा, फिर कानपुर होगा, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ नहीं है। इसको जब भी आप पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का एक मैप का प्रिंट निकाल करके अपने सामने रखें और उस मैप को देखते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनेशन में प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि संख्या अलग होती है, जनसंख्या, और उसका प्रतिशत क्या होता है, अलग होता है। डाटा बदल जाते हैं, आपको लगता है कि हम संख्या लगा रहे हैं जबकि एग्जामिनर पूछ रहा है प्रतिशत, तो ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। प्रारंभ में आप 3-3 याद करिएगा, इसके बाद जब आपका पूरा अच्छे सा पकड़ बन जाता है तब फिर आप इस वीडियो में जो 5 दिए गए ज़िले हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बस अब ये डाटा 1 या 1.5 वर्षों के बाद ये क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। इसके बाद नई जनगणना आ जाएगी 2021 के बाद, इसलिए। लेकिन अभी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरी नहीं, औरैया, इटावा, मैनपुरी। न्यूनतम श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ठीक। आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक साक्षरता जो ग्रामीण है वो किसमें, औरैया में है, और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, श्रावस्ती में है, ठीक है। अगला है प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। यह भी प्रश्न बनता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में शिशु का लिंगानुपात कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ कम है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में क्या है,
ज़्यादा है। फिर संत कबीर नगर, ठीक, इसके बाद बहराइच, सिद्धार्थ नगर। और न्यूनतम अगर देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे है आपका गौतम बुद्ध नगर, यह प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है। दूसरा है बागपत और तीसरा है आपका बुलंदशहर। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब ग्रामीण क्षेत्र का जब अध्ययन हो गया तो हम चलेंगे नगरीय क्षेत्रों की तरफ। तो पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भैया कहाँ पर है, और यह प्रश्न कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और यूपी SSS में भी पूछा जा चुका है। तो नंबर 1 पोजीशन पे आपका है गाजियाबाद, सेकंड नंबर पे नगरीय जनसंख्या लखनऊ में रहती है, थर्ड पे कानपुर, फोर्थ में आगरा और फिफ्थ में मेरठ। तो अब इसका जस्ट रिवर्स बनेगा कि सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो कहाँ है, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। ठीक, अब जनसंख्या के आधार पर तो नगरीकरण हो गया, अब इनका प्रतिशत के आधार पर देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रतिशत में भी गाजियाबाद नंबर 1 पोजीशन पे, लखनऊ, फिर कानपुर नगर। लेकिन यहाँ देखिए संख्या में आगरा था, लेकिन 4th पोजीशन पे यहाँ पे ये क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। चेंज हो गया ना डाटा, मेरठ यथा स्थिर है। तो इसलिए कभी कभी प्रतिशत वाले डाटा क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह भी प्रश्न आ चुका है कि सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत ध्यान रखिएगा, प्रतिशत किस में है, श्रावस्ती में है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि आप कितने एरिया में कितना जनसंख्या का घनत्व है। जो औसत घनत्व है वो है 829, कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, राष्ट्रीय औसत जो है आपका भारत से, ये क्या है, 447 क्या है, अधिक है। भारत का जो औसत है वो है 382। ठीक है, जनघनत्व के हिसाब से यह इस उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है। 4th पोजीशन किसके अनुसार से है, जनघनत्व के अनुसार। अब दशकी जनघनत्व में दशकी वृद्धि दर में क्या है, तो 2001 से 2011 के बीच में क्या हुआ है आपका 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है, इसमें इंक्रीज हुआ है। तो कैसे इंक्रीज हुआ है, देखिए पहले आपका 2001 का जो डाटा था, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2001 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें 690 था जनघनत्व, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें जनघनत्व था 829। तो 829 में से जब 690 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है, 10 वर्षों में उसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह भी डाटा आपका पूछा गया है। अब पूछेगा कि भैया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पहले पोजीशन पे गाजियाबाद, दूसरे पे आपका वाराणसी। ठीक, इसके बाद आपका आता है लखनऊ, इसके बाद भदोही, इसके बाद कानपुर। ठीक, अब न्यूनतम में फर्स्ट पोजीशन पे ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। तो जनसंख्या सबसे पहले तो आपको सबसे हाईएस्ट वाला याद करना है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो कहाँ पे है, गाजियाबाद में। सबसे कम कहाँ पे है, ललितपुर में। इसके बाद आपको बाकी 3 और याद करने हैं। ठीक है, और जब आपकी कमांड अच्छी हो जाए तब आप 5 याद कर सकते हैं। अगला आएगा आपका साक्षरता। ठीक है, कुल साक्षरता जो है आपका उत्तर प्रदेश की है 2011 के अनुसार 67.7%। ठीक, आप राष्ट्रीय औसत से भी जब इसकी तुलना करेंगे तो भारत का, संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय औसत है वो 73% है। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, 5.3। अब 73 में से जब 67.7 घटाएंगे तो 5.3 आएगा। तो पूछे, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर भारत के साक्षरता दर से अधिक है कि कम है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका भी आपको उत्तर यहाँ पर छिपा हुआ है कि जो राष्ट्रीय औसत है भारत का, उसके औसत से उत्तर प्रदेश का जो औसत है वो क्या है, कम है। अब साक्षरता के मामले में देखते हैं पुरुष और महिलाओं की स्थिति क्या है।
पुरुष जो साक्षरता है वो 77.3% है, मतलब उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, ज़्यादा है। महिलाओं की साक्षरता दर है वो 57.2% है। लेकिन जब नई जनगणना आएगी तो देखिएगा महिलाएं पुरुषों को क्या होगी, लगभग उनके नियर अबाउट पहुंचते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2011 का डाटा है। 2011 से लेकर 2021 के बीच में 10 वर्षों में ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन हमको अगले वर्ष जरूर नजर आएंगे। अब पूछेगा कि भैया देश में इसकी पोजीशन क्या है, तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो क्या है, 29वां है, 29th पोजीशन पे। देखिए बहुत बुरी स्थिति है। और 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता जो वृद्धि हुई थी, मतलब दशकीय वृद्धि जिसको आप कहते हैं, वो हुई थी 11.34%। मतलब ये क्या था, एक तरह से दशकीय वृद्धि हुई थी साक्षरता में, मतलब 10 वर्षों में 11% का इसने अपने अंदर क्या किया था, इम्प्रूवमेंट किया था। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना, इसके बाद आपका कानपुर, इसके बाद औरैया, फिर इटावा और गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता किस दर कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अब देखते हैं कि पुरुष की साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पे, महिलाओं की साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम है। इसीलिए मैंने इसको एक ही जगह पे क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो पुरुष साक्षरता नंबर 1 पोजीशन पे है गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। न्यूनतम पुरुष, ध्यान रखिएगा, पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। अब महिलाओं में देखते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, तो नंबर 1 पोजीशन पे किसका आता है नाम, कानपुर का आता है। दूसरे पोजीशन पे लखनऊ, तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया और गाजियाबाद। न्यूनतम महिलाओं की जो साक्षरता है वो उसमें भी श्रावस्ती क्या है, नंबर 1 पर है, फिर बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले जरूर याद रहने चाहिए आपको कि पुरुष साक्षरता किस में सबसे ज़्यादा है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम किस में है, श्रावस्ती में। महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, कानपुर में। सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती में। ठीक है, अगला आता है इंपॉर्टेंट पर लिंगानुपात। ठीक है, तो भारत का जो लिंगानुपात है, संपूर्ण भारत का, जिसमें आपके पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, मतलब 28 जो वर्तमान के राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि उस समय तो था नहीं ऐसा, लेकिन वर्तमान में तो 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया और उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ढेर सारे चेंजेस हुए और भारत के पूरे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये 2011 का डाटा हमको याद रखना है, इसलिए आप लोग नवीन से इसको मत जोड़िएगा। भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। ठीक है ना, मतलब 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी हैं। तो भारत में 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये डाटा कम पड़ जाता है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 912 ही महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, 31 कम है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भैया राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, 31 कम है। अब 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश की जो लिंगानुपात में वृद्धि हुई थी वह हुई थी आपकी 14 की। अब देखिए क्यों, क्योंकि जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उस समय लिंगानुपात था 898, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय लिंगानुपात था 912। तो मतलब यहाँ पर महिलाओं की संख्या में 14 की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
में 14 की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों दृष्टि से आप ध्यान रखिएगा, शिशु के मामले में और लिंगानुपात दोनों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पूरे भारत में 26वीं पोजीशन पे है ये। ठीक है, अभी लास्ट में आपको एक डायग्राम बना के दूंगा कि भारत में इसका कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पोजीशन है, तो आपको आसानी होगी। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखेंगे तो आपका बहुत सा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चीज़ों को जो इकट्ठा करके आप लोग बार बार पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए आपको एक जगह कलेक्ट होकर के मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी से चीज़ों को समझने में तथ्यपरक आसानी होगी। अब देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। तो दोस्तों सर्वाधिक किसका है, जौनपुर का। जौनपुर देखिए कितना बाजी मार गया है, मतलब यहाँ पर 1000 पुरुष हैं और 1024 क्या हैं, महिलाएं हैं। मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है, अधिक है। ठीक, आजमगढ़ सेकंड पोजीशन पे, देवरिया थर्ड पोजीशन पे, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात में आपका क्या है, गौतम बुद्ध नगर, जिसका लिंगानुपात मात्र कितना है, 851। मतलब यहाँ पर 1000 पुरुषों में केवल 851 ही क्या है, महिलाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपका सेकंड पोजीशन पे आता है बागपत, फिर कानपुर, बांदा, मथुरा, इस सब का बराबर ही आ रहा था, औरैया और जालौन। ठीक, तो फर्स्ट लिंगानुपात के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे जौनपुर है, और न्यून लिंगानुपात के मामले में आपका क्या है, गौतम बुद्ध नगर क्या है, सबसे कम है। अब देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। शिशुओं के मामले में बलरामपुर नंबर 1 पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। फिर संत कबीर नगर और हमीरपुर। लेकिन न्यूनतम के मामले में क्या है, बागपत, देख रहे हैं, बागपत फर्स्ट पोजीशन, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका क्या है, गाजियाबाद है। और ये फर्स्ट पोजीशन पे बलरामपुर है, सेकंड पोजीशन संत कबीर नगर और हमीरपुर। ऐसे प्रश्नों में अगर आप केवल पहला वाला भी पढ़ के जाते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, बलरामपुर में है। न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत में है, तब भी आपका काम चल सकता है। अब हम देखेंगे अनुसूचित जातियाँ, जिसको आप कहते हैं शेड्यूल कास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आए हैं तो यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो भारत में जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं पूरे संपूर्ण भारत में वो हैं 16.6%। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं वो हैं 20.7%। मतलब भारत के आंकड़े से क्या है, ज़्यादा है। देश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, आपका पंजाब है। पंजाब क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। और उत्तर प्रदेश का स्थान किस पे आता है, 4th पोजीशन पे। अगर पूछेगा कि भारत के अनुसार SC की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, शेड्यूल कास्ट, तो पंजाब उत्तर होगा आपका। ठीक है, फिर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 4th पोजीशन है। ठीक, अब देखते हैं कि सर्वाधिक SC वाले जिले कौन से हैं। पहला है सीतापुर, सीतापुर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद इलाहाबाद, तीसरे पोजीशन पे हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा है, सीतापुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ इनकी संख्या सबसे कम पाई जाती है, बागपत में, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। ठीक है, तो आपको पहला वाला जरूर याद होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे सर्वाधिक जो आपकी अनुसूचित जाति जिसको आप कहते हैं SC शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और एक होता है ST शेड्यूल ट्राइब्स जो जनजातियां होती हैं। ठीक, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, सीतापुर, और न्यूनतम के मामले में पे है बागपत। अब देखते हैं, ये तो हम लोग ने जनसंख्या की दृष्टि से देखा। अब प्रतिशत के अनुसार देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत से भी खूब प्रश्न आते हैं। तो सर्वाधिक अगर इनका प्रतिशत देखा जाए तो कौशाम्बी, देख रहे हैं डाटा बदल गया। अगर आप पहले जाएंगे संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पे सीतापुर है, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कौशाम्बी, दूसरे पे सीतापुर, तीसरे पे हरदोई,
चौथे पे उन्नाव और पांचवे पे रायबरेली। न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार नंबर 1 पे है बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। ठीक, अब इनका लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है कि इनका लिंगानुपात अनुसूचित जातियों का कितना है। इनका है 907। 907, ठीक है ना। 2001 में 900 था, जिसमें से 7 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब देखेंगे कि एससी में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजमगढ़। आजमगढ़ एससी के मामले में आजमगढ़ में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, मतलब 1021। ठीक, अब आता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जिसको आप कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब होता है जो जनजातियां होती हैं आपके यहाँ। ठीक है, अब पहले हम लोग देखेंगे डाटा इनका संख्या के अनुसार, ठीक है, फिर इनका देखेंगे प्रतिशत के अनुसार। तो संख्या के अनुसार नंबर 1 पोजीशन पे है आपका सोनभद्र। सबसे पहले हम देख लें कि भारत में क्या है। भारत में टोटल जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो हैं 8.6%, जिसमें उत्तर प्रदेश में मात्र पाए जाते हैं 0.6%। मतलब यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या हैं, बहुत कम है। ठीक, अब देखेंगे गणना के अनुसार नंबर 1 पोजीशन पे है सोनभद्र, दूसरी पोजीशन में बलिया, तीसरी पोजीशन पे देवरिया, चौथे पोजीशन पे कुशीनगर, पांचवें पोजीशन पे आपका क्या है, ललितपुर है। ठीक, तो पहला आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा है, आपका सोनभद्र है। अब न्यूनतम में नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा है, बागपत, दूसरे पे कन्नौज, तीसरे पे बदायूं, चौथे पर एटा और पांचवे पे काशीराम नगर। ठीक, अब लिंगानुपात भी क्या है इनमें, 951 का लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है ना, इनका लिंगानुपात क्या है, 951 है। अब प्रतिशत के अनुसार आप देखते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन है। देखिए प्रतिशत सोनभद्र नंबर 1 पे है, यहाँ पर भी संख्या में भी सोनभद्र नंबर 1, प्रतिशत में भी नंबर 1। लेकिन सेकंड पे यहाँ बलिया था, लेकिन प्रतिशत में क्या हो गया, ललितपुर हो गया, फिर देवरिया हो गया, फिर बलिया हो गया, फिर कुशीनगर हो गया। न्यूनतम एसटी में क्या हो जाएगा, बागपत, सेकंड पोजीशन पे कन्नौज, बदायूं, बुंदेलशहर। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया मुजफ्फरनगर। देखिए मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर दोनों में बहुत अंतर होता है। जो मुजफ्फरनगर है वो उत्तर प्रदेश में है, और जो मुजफ्फरनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो मुजफ्फरपुर है वो बिहार में है। अब देखते हैं सर्वाधिक स्लम। स्लम मतलब क्या होता है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक जो स्लम है वो पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, सेकंड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पोजीशन पे बंगाल और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, उत्तर प्रदेश का। पूछेगा कि स्लम जनसंख्या के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान आपका क्या है, फोर्थ पोजीशन है स्लम के मामले में। मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर क्या है, चौथे पोजीशन पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश धर्म आधारित 2011 की जनसंख्या में सर्वाधिक किस किस धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदू सर्वाधिक हैं, फिर सेकंड पोजीशन पे मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। यह क्रम एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया, इसलिए आपको मैंने इसको डाला है। तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, क्रम लगाने को आया था। मुस्लिम सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे सिख है। यही कन्फ्यूजन हो गया था कि ईसाई ज़्यादा हैं कि सिख ज़्यादा हैं। थर्ड पे सिख ज़्यादा हैं, इसके बाद फिर ईसाई हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध हैं। और जैन और बौद्ध में भी कन्फ्यूजन होता है, लोग बौद्ध को पहले लगा देते हैं, जैन को बाद में लगा देते हैं, जबकि जैन बौद्ध से थोड़े से क्या है, ज़्यादा हैं। तो ये क्रम भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है, 52.29%। महिलाओं की 47.71%। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर जनसंख्या को मिला दिया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए की जनसंख्या से क्या हो जाएगा, अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो जाएगी। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसके ग्रामीण लिंगानुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है ना, मतलब जो
आपका पहले था वही पोजीशन 10 साल के बाद भी हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक हिंदू धर्म को मानने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं और सबसे कम किस धर्म को मानने वाले रहते हैं? बौद्ध धर्म को, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म के लोगों में है? तो जैन धर्म में इनकी है, लगभग 93.2% इनकी क्या है? साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता दर किस में है? आपके मुस्लिम धर्म में है, ये 47.8% है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? ईसाई धर्म में है, धर्म के अनुसार आपका ये डाटा है। और सबसे कम लिंगानुपात किस में है? सिख धर्म में है, लगभग 877, ठीक है ना। तो पूछेगा लिंगानुपात के मामले में कौन से धर्म के लोग नंबर 1 पोजीशन पे हैं? तो आपका ईसाई धर्म के लोग हैं। और अगर पूछेगा कि लिंगानुपात के मामले में सबसे कम, तो सिख धर्म, ठीक है। अगला है सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा स्लम वाला नगर कौन सा है? आपका मेरठ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां शिशु जनसंख्या लिंगानुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 2001 से 2011 के बीच में शिशु जनसंख्या में 3.59% की क्या हुई है? कमी आई है, ठीक। भारत की कुल विकलांग जनसंख्या का 15.5% केवल उत्तर प्रदेश में। विकलांग मतलब पूरे भारत में जितने भी आपके विकलांग हैं, जैसे आपका श्रवण हो गया, बधिर हो गया, ठीक है ना। विकलांग का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, मतलब जिसके हाथ पैर कुछ आपके जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं काम नहीं करती हैं सुचारू रूप से, तो उसको विकलांग किया जाता है। तो पूरे भारत में 15% जो जनसंख्या विकलांगों की है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकलांग किस टाइप के हैं? श्रवण और बधिर, ठीक है ना। विकलांगता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 7। ये वैधानिक नगर हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको डाटा 12 वाला भी मिलेगा, ठीक है। तो वैधानिक जो नगर हैं वो कितने हैं? 7 हैं। अब कुछ डाटा हम लोग देख लेते हैं। इसका जो आपका प्रशासकीय डाटा है, कुल जिले कितने हैं? 75। लेकिन जब जनगणना हुई थी उस समय कितने थे? 71 थे। तो इसको याद रखिएगा, 71 थे उस समय। कुल 18 मंडल है, 915, ठीक है। आर्थिक संभाग 4 है, कुल तहसील 350, सामुदायिक विकास खंड 820, नगर निगम, ठीक है। फिर आपका नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विकास खंड, आबाद नगर, ग्राम पंचायत, कुल। ये आपको बस एक बेसिक नॉलेज के तौर पर आपको यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश में औसत कार्य सहभागिता दर कितनी है? ग्रामीण कार्य क्षेत्र में सहभागिता दर कितनी है, ठीक है। शहरी कितनी है? कामगारशील कितने हैं? राज्य में आश्रित आबादी कितनी प्रतिशत की है? पुरुष आबादी कितनी है? महिला आबादी, ठीक है। कार्यशील मतलब जो काम में लगे हुए हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तहसील वाला जिला इलाहाबाद और आजमगढ़ है। कहाँ? यहाँ पर कितनी है? 8 तहसीलें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में विकलांगों की संख्या सर्वाधिक थी, ठीक। 2011 की अंतिम जनगणना के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिशत कितना था विकलांगों का? ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, 15.41% था, ठीक है ना। स्लम का भी हो गया है। और स्लम में नंबर 1 पोजीशन पे आपको बताया था मेरठ, सेकंड पे है आगरा और थर्ड पोजीशन पे क्या है? कानपुर है। फिर है 0 से 6 वर्ष आयु जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किसमें है? बहराइच में। कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछता है। सबसे कम कानपुर में, ठीक है। 10 की वृद्धि पुरुषों में 19.31%, महिलाओं में 21.23%, ठीक है ना। फिर आपकी साक्षरता, फिर 10 की में गिरावट और नगरीय जनसंख्या वृद्धि। बस ये एक बार आप लोग डाटा एक बार देख लीजिएगा, यह आपके बहुत ही काम आएगा, ठीक है। इसके बाद है कार्यशील आबादी में शहर आपका 21.1% है। कार्यशील आबादी में ग्रामीण क्षेत्र कितना है? 78, मतलब ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र कम है। कार्यशील आबादी कृषक कितने हैं? यहाँ पे 29% हैं, ठीक है ना। फिर कुल कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक
जो है वो 30% है। राज्य की स्लम आबादी में साक्षरता दर, ठीक है ना, आपका क्या है 69% है। 648 वैधानिक नगरों में प्रतिवेदन श्रम, ठीक है ना, ये तो बस ऐसे गवर्नमेंट का डाटा है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। महिला एवं पुरुष में साक्षरता दरों में सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है, महाराजगंज में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महिला एवं पुरुषों में साक्षरता दरों में न्यून अंतर कहाँ पर है, कानपुर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों का औसत साक्षरता दर, ये आपका 65.46%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि 14 की वृद्धि हुई थी, ठीक है ना। राष्ट्रीय लिंगानुपात और उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितने का अंतर है, आपका 17 का अंतर, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब कुछ डाटा है, ये आपका पोजीशंस के हिसाब से ये जो आपके डाटे आते हैं उत्तर प्रदेश द्वारा दिए जाते हैं कि देश में प्रदेश का कौन सा स्थान है और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या है, तो आप लोग इसे भी देख लेंगे। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। जनसंख्या में प्रथम स्थान है। पुरुष जनसंख्या में भी प्रथम है। महिला जनसंख्या में प्रथम है। दशकी वृत्ति में 14वां है। जनघनत्व में 9वां है। लिंगानुपात में 26वां है। 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में 26 पोजीशन है। साक्षरता दर में 29वां पोजीशन है। पुरुष साक्षरता में भी 29, महिला साक्षरता में 31, नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार पे 30वीं पोजीशन है। फिर आपका है ग्रामीण में 5वां, ग्रामीण साक्षरता में 2nd पोजीशन पे है। अनुसूचित जाति के मामले में पूरे भारत में 3rd पोजीशन में है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के मामले में तीसरी मतलब 30 पोजीशंस पे है। नगरीय जनसंख्या के मामले में दूसरा है। ग्रामीण जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है। जन्म दर के मामले में दूसरा स्थान है। शिशु मृत्यु दर के मामले में 4थे स्थान पर है। प्राकृतिक समृद्धि दर के स्थान पर दूसरा है और 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और यह जो डाटा दिया गया है ये भारत का पूरा दिया गया है। भारत का जो है डाटा हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डाटा से। अब आप देख सकते हैं 10 की वृद्धि यहाँ पर 17.7 है तो यहाँ पर इतना है। अगर इसकी पुरुष जनसंख्या 51 है तो यहाँ पर कितना 52.28% है। देख रहे हैं लिंगानुपात 943 है तो यहाँ पर लिंगानुपात का ये देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है तो इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। साक्षरता दर के मामले में 73% है और उत्तर प्रदेश का है 67.7% है, ठीक है। तो ये अंतर भी आपका पूछता है, तो ये आपका पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका अंतर देखा गया है, ठीक। अब देखेंगे यह लिंगानुपात में जो अंतर आया है जनघनत्व और साक्षरता में, आप देखेंगे 1961 से हुआ है, फिर 71 में हुआ, 81 में, 91 में, 2001 और 2011, ठीक है। आप लगातार देखेंगे कि जो लिंगानुपात है 907 से बढ़ते 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 अब 900 क्या हो चुका है, 12 हो गया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद का डाटा है। दशकी वृद्धि दर भी आपका देख रहे हैं आपका बढ़ा है, 2001 तक तो बढ़ी है, लेकिन इसके बाद 2001 से और 2011 के बीच में जो वृद्धि दर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही प्रश्न आपका फैक्चुअल पूछा था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो दशकी वृद्धि दर है स्वतंत्रता के पश्चात कम हुई है कि अधिक हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डाटा पहले तो बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहा है, लेकिन लास्ट में आते आते ये क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। साक्षरता दर के मामले में क्या हो रहा है, लगातार आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 20 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 41 हुआ, 56 हुआ, 67 हुआ, तो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर देखते हैं जनघनत्व के मामले में 251, फिर 300, 377, 548, फिर 829, जनघनत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। केवल दशकी वृद्धि दर में क्या हुआ है, 2011 में आके निगेटिव इफेक्ट आया है, बाकी तीनों में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका एक तुलनात्मक जो अध्ययन होता है, 2001 में हमारी जनसंख्या में क्या क्या परिवर्तन था और 2011 में, तो उसका भी जनसंख्या कितनी थी 1 में और 2011 में उसका अंतर, ठीक है। 10 की वृद्धि क्या थी, देखिए 25 का था और यहाँ पर 20 हो गया, क्या हो गई, कम हो गई। आपको तुलनात्मक अध्ययन पता चल जाएगा,
ठीक है। प्रतिशत जनसंख्या क्या थी, वो थी 16.16%, लेकिन 2011 में आकर 16.50% हो गई। ठीक। लिंगानुपात भी क्या हो गया, बढ़ा हुआ है, 14 का इंक्रीज हुआ है। फिर आपकी पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, कुल साक्षरों की संख्या में वृद्धि हुई। पुरुष साक्षर कितने थे, महिला साक्षर कितने थे। बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। इसके बाद आपका जन जो घनत्व है, आपका एरिया है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। बच्चों की संख्या कितनी थी एक में और इसमें, मतलब भारत से हम लोग तुलना किए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तुलना 2001 के उत्तर प्रदेश और 2011 के उत्तर प्रदेश से की गई है, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन भी आपसे एग्जामिनेशंस में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है। यह मैप है उत्तर प्रदेश का, आप लोग देख सकते हैं। इस मैप को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। और आपको इसका देखिए, ये बलिया से क्वेश्चन अभी हाल के एग्जामिनेशंस में क्या किया गया है, पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। फिर इसका जो भी ये आपका पश्चिमी छोर है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जितने भी इंसियार रीजन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। जितना आपका दक्षिणी क्षेत्र है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जितना उत्तरी क्षेत्र है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी पता होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी नवीन चीज़ें बताता हूँ जो आपको इसमें क्या करनी है, ऐड करके चलनी है। अब जैसे पहला एक आता है जिला इलाहाबाद, आप लोग लिखते चलिएगा, इसमें मैं डाटा नहीं डाल पाया। इलाहाबाद क्या होता है, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। फिर है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, उसमें भी नंबर 1 पोजीशन पे है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या, उसमें भी नंबर 1 पोजीशन पे है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, उसमें भी नंबर 1 पोजीशन पे है। और सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक साक्षर कि उसमें भी क्या है, नंबर 1 पोजीशन है। मतलब इलाहाबाद कितने जगह नंबर 1 पोजीशन है, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में भी है, सर्वाधिक पुरुष में भी है, महिला में भी है, ग्रामीण में भी है, और सर्वाधिक साक्षरों की संख्या के मामले में भी नंबर 1 पोजीशन पे इलाहाबाद है। ठीक है। तो इलाहाबाद के बारे में याद रखिएगा कि ये एक ज़िले में कई चीज़ें क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। अगला एक और ज़िला आता है गौतम बुद्ध नगर, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, गौतम बुद्ध नगर। इसमें क्या है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे गौतम बुद्ध नगर। फिर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ठीक है ना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में भी नंबर 1 पोजीशन पे है। फिर है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, इसमें भी नंबर 1 पोजीशन पे है। फिर न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, उसमें भी क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, उसमें भी क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। मतलब देख रहे हैं 5-6 जगह पे क्या है, नंबर। तो गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि में भी नंबर 1 पे है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में भी नंबर 1 पे है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 पे है, और न्यूनतम लिंगानुपात में भी नंबर 1 पे है, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात के मामले में भी क्या है, नंबर 1 पर है। ठीक है। अगला जिला एक और आता है आपका कानपुर। कानपुर में क्या है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि के मामले में कानपुर क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता,
के मामले में भी क्या है, कानपुर नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि आप लोग ने इलाहाबाद देखा, गौतम बुद्ध नगर देखा, कानपुर देखा, और अगला हम लोग देखेंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद देखते हैं गाजियाबाद में क्या क्या नई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके बाद है न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत, उसमें भी क्या है, नंबर 1 पे है। फिर है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसके अनुसार, प्रतिशत के अनुसार। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोनों में क्या है, प्रतिशत में भी नंबर 1 पोजीशन पे है, उसमें भी। ठीक है, इसके बाद आपका एक और बच जाता है इम्पॉर्टेंट, जहाँ तक मुझे लगता है, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। श्रावस्ती में क्या होता है, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर, थोड़ा सा देख लीजिएगा राइटिंग आप लोग। फिर है न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष आपका साक्षरता। फिर आपका है न्यूनतम महिला साक्षरता, महिलाओं की भी साक्षरता के मामले में श्रावस्ती क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम साक्षरों की संख्या, मतलब अगर ओवरऑल साक्षर देखा जाए, वो भी कहाँ पर है, सबसे कम श्रावस्ती में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या वो भी क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत, उसमें भी क्या है, ये सबसे डाउन पोजीशन पे, नंबर 1 पे है। और इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के मामले में भी क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो यह सब सारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपको, जिससे हम लोग पूरा पढ़ते आए हैं, जो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा डाटा जितना भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर जो डाटा का है, हम लोग ने जो भी पढ़ा स्टार्टिंग से, जो आप लोग देखते आ रहे थे। ठीक है, कि कैसे कैसे जनगणना की शुरुआत हुई, फिर उसके संबंधित डाटा का पूरा अध्ययन, और कौन कौन से जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, आपका जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर के मामले में, लिंगानुपात के मामले में, आपका अनुसूचित जातियों के मामले में, अनुसूचित जनजातियों के मामले में, कौन कौन से आपके ज़िले नंबर 1 पोजीशन पे हैं, कौन कौन सी इनकी प्रशासनिक संरचना है, इस सब के बारे में आपको क्या किया है, मैंने यहाँ पर बताया है। तो आप लोग इसका क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, लेकिन इतना आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। श्रावस्ती, ये कुल मिला करके आप ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद का आप याद रखिएगा, फिर गौतम बुद्ध नगर का याद रखिएगा, कानपुर का याद रखिएगा, गाजियाबाद का याद रखिएगा, श्रावस्ती का। अगर ये याद है तो ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जो 7-8 पॉइंट्स में क्या है, नंबर 1 पोजीशन में आते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो था। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।